बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है। मेरे वालिद तैमूर अली शाहकोट तहसील व ज़िला शेखुपुरा के बहुत बड़े ज़मींदार थे। हमारी ज़मीनें 500 एकड़ रकबे में फैली हुई थीं। अनाज की फरावानी, माल और ज़र की अफरात और ज़िंदगी का हर ऐश व आराम हमें मुयस्सर था। इसके बावजूद मैं ऐसा बदनसीब था कि मुझे अपनी माँ का दूध नसीब ना हुआ। मेरे पैदा होते ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब मैं 6 बरस का हुआ तो मेरे वालिद भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए और मैं इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गया। तन्हाई से मुराद ये नहीं कि मेरे दीगर अजीज़ व अकारिब नहीं थे, सब ही थे, मगर इस कम उम्री में मैं उनका मोहताज बन गया था। मेरे चचा नासिर अली शहरी ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। ज़राअत और ज़िम्मेदारी से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे वालिद को एक पसमानदा देहाती समझकर दूर की साहिब सलामत रखते थे, लेकिन उनके फौत होते ही वो 500 एकड़ अराजी पर काबिज होने के लिए शाहकोट आ गए। मैं ना समझ बच्चा था, अपने घर और पिंड के बाहर की दुनिया को नहीं जानता था। जब उन्होंने प्यार से मुझे गोद में उठाया और बेटा कहकर सीने से लगाया तो मेरे नन्हे से दिल में और मेरी छोटी सी दुनिया में बाप की जो कमी थी वो पूरी हो गई। मैं नहीं जानता था कि रिश्तेदार मोहब्बत के नाम पर किस तरह फरेब देते हैं। उन्होंने ज़मीन जायदाद के तमाम कागजात अपनी तहवील में ले लिए और वो ज़मीनें दूसरों को ठेके पर देकर मुझे अपनी उंगली पकड़ाई और लाहौर ले आए। वो किसी की उंगली पकड़कर ज़िंदगी गुजारने का पहला मौका था। मैं किसी का मोहताज नहीं था, लेकिन छोटी सी उम्र में मोहताज बनकर रहने पर मजबूर हो गया था। माल रोड पर चचा की एक छोटी सी दुकान थी जिसे वो बढ़ा रहे थे, क्योंकि वालिद मरहूम की दौलत अब उन्हें बहुत बड़ा ताजर बना रही थी। पहले जैन मंदिर के करीब 3 कमरों का एक छोटा सा मकान था, मगर अब वहाँ 2 मंजिला कोठी बन रही थी। इस घर का माहौल मेरे मिजाज के खिलाफ था। चच्ची मुझसे नफरत करती थीं, बात बात पर जहल गवार कहकर धुतकारती रहती थी। उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर चलते थे। खेल कूद के दौरान मुझे यूं धुतकारते जैसे कोई नीच जात का लड़का उनके करीब आ गया हो। चचा नासिर अली के साहबजादे का नाम ज़हीर अली था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, मगर कदो कामत के लिहाज से मेरे सामने मच्छर था। वो हमेशा धींगा मुश्ती करता रहता था। मैंने कई बार उसकी पिटाई की थी, लेकिन उसे अपनी शिकस्त का एहसास इसलिए नहीं होता था कि चच्ची इंतकामन मेरी पिटाई कर देती थी। उनकी बड़ी साहबजादी का नाम गजाला था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी। अपनी माँ की तरह मगरूर और बदमिजाज थी। खुदा ने हुस्न दिया था और छोटी सी उम्र में नज़ाकत भी दी थी। कभी उसके सर में दर्द होता था, कभी पैरों में, और मुझे उसके पाँव दाबने पड़ते थे। अगर इनकार करता तो मुझे डांट डपट कर समझाया जाता कि मैं छोटा भाई हूँ और बड़ी बहन की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। इसी लिहाज से एक छोटी बहन थी, उसका नाम शाहीना था। वो अभी गोद की बच्ची थी, माँ की गोद से ज़्यादा मुझ पर लदी रहती थी। इसके लिए ये समझाया जाता था कि मैं बड़ा भाई हूँ और छोटी बहन को तमाम दिन गोद में उठाए फिरना भी मेरे फ़राइज़ में शामिल है। अगरचे चचा जान मेरी दौलत और जायदाद पर सांप बनकर बैठे थे, ताहम वो अक्सर मेरी हिमायत करते थे। उन्होंने एक दिन अपनी बेगम से कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि फरहाद को मुलाजिम न समझो, बेटे की तरह लाओ, प्यार से रखो। अगर वो बिदक कर अपनी फूफी के यहाँ चला गया तो ज़मीनों की आमदनी भी उसके साथ चली जाएगी। मैं दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठा स्कूल की एक किताब पढ़ रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। चच्ची ने जवाब दिया, मैं कब चाहती हूँ कि लड़का यहाँ से जाए, मगर क्या करूँ, इसकी आंखें देखकर वहशत सी होती है। आपने शायद गौर नहीं किया, कभी गौर से देखिए, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वो मेरी तरफ देखता है तो मैं ठटक जाती हूँ। मैं सच कहती हूँ, उसके अंदर कोई बदरूह घुसी हुई है। चच्ची की बातें सुनकर मैं अपनी आंखों को छू कर देखने लगा और सोचने लगा, क्या वाकई मेरे अंदर कोई बदरूह घुसी हुई है। उस वक्त मुझे अपने वालिद मरहूम की बातें याद आईं। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे बेटे की आंखों में कुदरती चमक है, फरिश्तों का नूर है, ये अपने मुखातिब का दिल मोह लिया करेगा। वालिद मरहूम के मोहब्बत आमेज़ और चच्ची के नफ़रत अंगेज़ क़ियासात मेरे कच्चे दिमाग में गुडमुड होने लगे। मैं अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में आया और आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को देखने लगा।
मुझे अपनी आंखें बहुत अच्छी और बहुत ही पुरकशिश नज़र आईं। आईने के सामने औरत हो या मर्द, सभी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। मैं ये समझने से कासिर था कि मेरी आंखों में नेकी और मोहब्बत की चमक है या बदी और नफ़रत की चिंगारियाँ। हकीकत जो कुछ भी हो, वैसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि चच्ची मेरी आंखों से डरती हैं। वो मुझसे बड़ी थी, मुझे गालियाँ देती तो मैं जवाबन गालियाँ नहीं दे सकता था। वो मुझे मारती तो मैं पलटकर उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। मगर कुदरती तौर पर मुझे एक ऐसा हथियार मिल गया था जिससे मैं उन्हें डरा सकता था। मेरे दिमाग में जो बात आई मैं उसी पर अमल करने लगा। अब अक्सर यूं होने लगा कि जब भी चच्ची से सामना होता तो मैं उन्हें तेज़ चुभती हुई नज़रों से देखना शुरू कर देता। वो दहशतज़दा सी होकर मुझे गालियां देने लगती, कभी मेरी अच्छी तरह पिटाई कर देती। ऐसे वक्त मैंने यही देखा कि वो मेरी आंखों में नहीं देखती थीं। मुझे गालियां देते वक्त मुझसे नज़रें चुराती रहती थीं। कभी मारने से पहले मेरा बाजू पकड़कर एक झटके से मुझे दूसरी तरफ घुमा देती थीं ताकि मेरा मुंह दूसरी तरफ हो जाए और मैं उन्हें अपनी आंखों से दहशतज़दा न कर सकूं। कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खाईं कि वो मेरी आंखें फोड़ डालेंगी। यूं हमारे दरमियान नफ़रतें परवान चढ़ रही थीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं इस माहौल से नफ़रत और अदावत का दर्स ले रहा था। चच्ची की गालियाँ, चचा जान की दोगली मोहब्बत, ज़हीर की अदावत और गजाला का तहमकाना अंदाज, ये तमाम जीते जागते नफ़रत अंगेज़ अनासिर मेरे अंदर लावे की तरह पकते रहते थे। हाँ, इस जहन्नम में सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली हस्ती थी और वो थी नन्ही शाहीना। इन दिनों वो 7 बरस की थी और मैं 12 बरस का था। चच्ची उसे भी समझाती थी कि वो मेरे साथ ना खेला करे, मगर जब वो बालिश्त भर की थी तब ही से मेरी गोद में खेलती आई थी। मुझसे इतनी मानूस हो गई थी कि अपनी माँ, बहन और भाई के रोकने टोकने पर भी मेरे पास चली आती थी। जब वो नन्ही नन्ही बाहें मेरी गर्दन में डालकर मुझे भाईजान कहती तो मैं उस बेगर्ज और पाकीज़ा मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उसे चूमने लगता। बस वही मेरी एक बहन थी, मेरी दुनिया थी और मेरी ज़िंदगी थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक रात चाचा जान कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। गजाला और ज़हीर अपने ननिहाल में थे। शाहीना मेरे बिस्तर पर आकर लेट गई थी। चच्ची ने भी उस रात बड़ी फराग दिली का सबूत देते हुए इस बात की इजाज़त दे दी थी कि शाहीना मेरे पास सोएगी। वो इजाज़त देकर अपने कमरे में चली गई। मैं रात गए तक शाहीना को परियों और शहजादों की कहानियाँ सुनाता रहा। वो मासूम बच्ची कहानियाँ सुनते सुनते सो गई। नींद की हालत में वो ज़्यादा मासूम लग रही थी। मैंने उसकी पेशानी को मोहब्बत से चूमते हुए सोचा कि मेरी शाहीना आरामदेह पलंग पर सोने की आदी है और मैं फर्श पर सोता हूँ। वो महज इसलिए आराम से सो गई थी कि वो एक भाई का बिस्तर था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा फूलों की सेज पर सोए। मैं वहाँ से उठकर चच्ची के कमरे की तरफ जाने लगा ताकि उनसे कह दूँ कि वो शाहीना को उठाकर उसके बिस्तर पर ले जाएं। चच्ची की ख्वाबगाह का दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद थीं। मैंने बेधड़क दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर चच्ची की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? फरहाद, क्या तुम हो? जी हाँ, शाहीना सो गई है, इसे उठाकर ले जाइए। उसे सोने दो, मैं बाद में आकर उसे ले जाऊंगी। तुम मेरी नींद खराब ना करो। चच्ची, आप नींद में रहेंगी और वो बेचारी फर्श पर पड़ी रहेगी। गधा कहीं का। उनकी गुस्सा भरी आवाज़ सुनाई दी। जब देखो बहस करने पर तुल जाता है। जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो जूते लगाऊंगी। मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़िद्दी हूँ। मैं वहीं खड़ा रहा और दरवाजे पर घूरता रहा। अगर वो दरवाज़ा खुला होता तो मैं खुद ही शाहीना को उठाकर ले जाता और चच्ची के पास सुला देता, मगर चच्ची ऐसी बदमिजाज थीं कि उठकर दरवाज़ा तक नहीं खोल रही थीं। न जाने मैं कितनी देर तक उस दरवाजे को घूरता रहा। फिर मुझे दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी। वो कह रहा था, डार्लिंग, तुम खामखा परेशान हो रही हो, वो लड़का चला गया है। नहीं, तुम नहीं जानते। चच्ची की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझे यूं लग रहा है जैसे उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। कितनी ही बार मैंने ख्वाब में उसकी आंखें देखी हैं। वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। मैंने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत देर से दरवाजे को चुभती हुई नज़रों से देख रहा हूँ और ख्याली नज़रों से चच्ची के बंद कमरे की तारीकी में भटक रहा हूँ और अपनी नज़रों से पूछ रहा हूँ कि आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती।
वो दरवाज़ा ज़रा सा खुल गया। उनके कमरे में वाकई तारीकी थी। कॉरिडोर की रोशनी में मुझे सिर्फ उनका चेहरा और शाने नज़र आए। फिर उन्होंने ये कहकर एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं सर झुकाकर कॉरिडोर से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरे कच्चे जहन में ये बात पक रही थी कि चच्ची के कमरे में कौन शख्स है और क्यों है। वो वाक़या मेरी समझ में ना आया। किसी हद तक समझने की कोशिश भी की तो दिमाग पर धुंध सी छा गई। कुछ समझने और ना समझने के दरमियान उलझ गया। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि चच्ची का घबराना, कमरे की तारीकी और एक अजनबी मर्द की आवाज़, इन सब में ऐसी इसरारियत थी कि इनके मुताल्लिक सोचते सोचते मेरी उम्र गैर महसूस तरीके से जवानी की तरफ करवट बदलने लगी। थोड़ी देर बाद चच्ची मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा, फिर शाहीना को मेरे बिस्तर से उठाने के लिए झुक गईं। उसी वक्त मैंने पूछा, क्या आपसे कोई मिलने आया है? वो चौंक कर मुझे देखने लगीं। ज़रा देर के लिए इन पर घबराहट तारी हुई। फिर वो संभल कर मेरी जानिब बढ़ती हुई बोली, इतनी रात को कौन मिलने आएगा? क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? मैंने आपके कमरे में किसी की आवाज़ सुनी थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जमा दिया। फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, तूने किसकी आवाज़ सुनी थी? वो तेरा कोई बाप होगा। मेरे सामने का छोकरा और मुझे इतनी बड़ी बात कह रहा है। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। चल बता, कौन है मेरे कमरे में? कौन तेरी माँ का यार है जिसकी आवाज़ तूने सुनी है? मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाकर कहा, खबरदार मेरी माँ का नाम ना लेना, वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा। मैं डटकर उनके सामने खड़ा हो गया। वो मेरा चैलेंज ऐसा था कि वो कदरे हैरानी से मुझे सर से पाँव तक देखने लगीं। मैं 12 बरस का था, मगर कद में उनके बराबर हो गया था। शायद पहली बार वो मेरे ऊंचे कद को तवज्जो से देख रही थी। फिर वो पीछे हटकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, लो देखो, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें धोखा हुआ है, तुमने किसी की आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने सुनी है। मैं पाँव पटकता हुआ कमरे के अंदर चला गया और चारों तरफ उस शख्स को तलाश करने लगा। इतनी देर में चच्ची वापस जाकर शाहीना को ले आई थी। उसे बिस्तर पर सुलाते हुए उन्होंने कहा, क्या अभी तक तसल्ली नहीं हुई है? जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। कमबख्त ऊँट की तरह लंबा हो रहा है। मारती हूँ तो मेरे ही हाथ दुखने लगते हैं। अच्छी बात है, तुम्हारे चचा को आने दो, वही तुम्हारी खबर लेंगे। मैं लापरवाही से कहता हुआ अपने कमरे में आकर सो गया, मगर मुझे फ़ौरन ही नींद नहीं आई। मैं देर तक उस शख्स के मुतालिक सोचता रहा जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी, मगर वो नज़र नहीं आया था। शायद चच्ची ने उसे भगा दिया था या कहीं छुपा दिया था। मैं उनकी मकारी को ना समझ सका। रात को देर से आंख लगी थी, इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। फिर चचा जान की गरजदार आवाज़ सुनकर ही मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। वो गुस्से से पेचोताब खाते हुए कह रहे थे, नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या इसी दिन के लिए मैं तेरी परवरिश कर रहा हूँ? मैं कुछ न समझते हुए उठ खड़ा हो गया और सवालिया नज़रों से उन्हें तकने लगा। चच्ची ने हाथ नचा कर कहा, ऐ है, कैसी मासूम सी सूरत बनाकर अपने चचा जान को देख रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं। जलील कमीने, उसी दिन के लिए मैं शाहीना को तेरे पास आने से रोकती रहती थी। जलील कमीने, इसी दिन के लिए मैं शाहीना को तेरे पास आने से रोकती रहती थी। तुम चुप रहो बेगम, चचा जान ने कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, क्यों बे, कल रात तूने शाहीना को प्यार किया था? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी हाँ। ये जवाब सुनते ही चचा जान ने एक ज़ोर का तमाचा मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं अपना तवाज़ुन न संभाल सका, बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं नहीं जानता था कि छोटी बहन को प्यार करना जुर्म है, लेकिन इस तमाचे ने बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते में खोट पैदा कर दिया। उन्होंने मेरा गिरबान पकड़कर उठाते हुए कहा, तू इतना निडर हो गया है कि गलती भी करता है और बेहयाई से एतराफ़ भी करता है। बोल, तूने क्यों प्यार किया था? उन्होंने दूसरा तमाचा रसीद किया। मैंने रोते हुए कहा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो रोज़ ही शाहीना को प्यार करता हूँ। चच्ची ने जल्दी से कहा, और रोज़ ही इस मासूम बच्ची को गंदी गंदी हरकतें सिखाता है। अगर कल रात मैं देख ना लेती तो वो गंदी हरकतों की तफसीलात बयान करने लगी। मैं हैरानी से आंखें फाड़े और मुंह खोले उनका मुंह तक रहा था। मुझ पर ऐसी बातें मनकशफ हो रही थीं जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन वो घिनौनी बातें मुझसे मंसूब की जा रही थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ पर अच्छे खासे
इल्ज़ामात आयद करने के बाद चच्ची जान ने अपने बचाव के लिए कहा, ये लड़का वक्त से पहले सियाना हो गया है। जब मैंने ऐसी गंदी हरकतें देखने के बाद इसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे चचा जान से शिकायत करूंगी, तो जानते हैं इसने क्या कहा? इसने मुझे भी धमकी दी। कहने लगा, चचा जान आएंगे तो मैं तो कहूँगा कि चच्ची के कमरे में कल रात कोई आदमी आया था। हाय हाय, ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। आपने कभी मेरे मुतालिक ऐसा सोचा भी ना होगा, मगर इस हरामी ने कैसी कैसी बातें कह दी। मैं तो इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। ये बातें सुनकर चचा जान आग पर रखे हुए लोहे की तरह तप गए थे। उन्होंने हाथों से, लातों से और घोंसों से इस कदर मुझे मारा था कि मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी दुखने लगी थी। वो मारते जाते थे और कहते जाते थे कि अपनी चच्ची के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगो, वरना वो मुझे नंगा करके घर से निकाल देंगे और शाहीना को तो अब कभी मेरे करीब भटकने नहीं देंगे। मैं भी एक ज़िद्दी था। मैं मार खाते खाते मर जाना पसंद कर रहा था, लेकिन चच्ची के नापाक कदमों को छूकर माफ़ी मांगना गवारा नहीं कर रहा था। चचा जान मुझे मारते मारते बेहाल हो गए। वो मुझे खींचते हुए अपने कमरे के करीब लाए और वहाँ एक स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया। पहले उन्होंने धमकी दी थी कि चच्ची से माफ़ी ना मांगने की सूरत में वो मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन वो मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकते थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि मैं अपनी फुफ्फो के पास चला जाऊंगा, फिर उनकी शह पाकर ज़मीन और जायदाद के कागजात का मुतालबा करूंगा। यही वजह है कि वो मारपीट से मेरे दिल में दहशत बिठाकर मुझे अपने ज़ेर असर रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे स्टोर में बंद करने के बाद सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रखा। मैंने कई बार दरवाजे को पीट पीट कर फरियाद की। जवाब में सिर्फ एक बार मुझे शाहीना की आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरी तरफ से दरवाजे को पीट पीट कर मुझे पुकार रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके माँ बाप की आवाज़ सुनाई दी। चच्ची उसे झिड़कती हुई वहाँ से ले गई। थोड़ी देर बाद चचा जान ने दरवाज़ा खोल दिया। सुबह से शाम तक भूखा रहने के बायस मेरी ज़िद्दी तबीयत ज़रा मुज़महल सी हो गई थी। इसके बावजूद मैं भूखा प्यासा इस घर से चला जाता, लेकिन शाहीना की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। फिर यह कि चचा जान भी नरम पड़ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे अपने साथ डाइनिंग रूम में ले गए। वहाँ शाहीना अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर आई और भाई जान कहती हुई मुझसे लिपट गई। मेरे जी में आया कि इसे मोहब्बत से चूम लूँ, मगर मुझे तमाचे याद आ गए। इन तमाचों ने कैसी गैरत पैदा कर दी थी। शाहीना कुछ पराई पराई सी लग रही थी। चचा जान हम दोनों को गहरी नज़रों से देख रहे थे। उसी वक्त चच्ची ने शाहीना का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे वहाँ से ले जाने लगी। वो मेरे पास आने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो उसे घसीटती हुई ले गई। मैं बेबसी से सर झुकाकर चचा जान के साथ खाने की मेज़ पर आ गया। मुलाजिम मेज़ पर खाना चुन रहा था। जब वो चला गया तो चचा जान ने नरम लहजे में कहा, फरहाद, मैं हमेशा तुझे बेटा बनाकर रखना चाहता हूँ। क्या शाहीना तुझे बहुत अच्छी लगती है? जी हाँ, मैंने खुलूस से दिल से जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं शाहीना से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैंने चौंक कर सर उठाया और उन्हें हैरानी से देखने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाहीना से मेरी शादी भी हो सकती है। मेरे सामने शाहीना होती या कोई दूसरी लड़की होती, इस उम्र में मैं बहन के सिवा किसी दूसरे रिश्ते के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चचा जान सोच रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो बेटी की रिश्वत देकर मुझे अपने काबू में रखना चाहते थे। शाहीना मेरी बहन है, मैंने जवाब दिया। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। चचा जान ने मुझे घूर कर देखा, फिर ज़रा सख्त लहजे में कहा, इसे बहन कहकर अपनी गंदी जहनीत को ना छुपाओ। तुम्हारे और शाहीना के मुतालिक क्या फ़ैसला करना चाहिए ये मैं बेहतर समझता हूँ। ख़ानदान में जितनी लड़कियाँ होती हैं वो शादी से पहले बहन होती हैं। इनमें से अगर किसी से शादी हो जाए तो वो बीवी बन जाती है। तुम मुझसे बहस ना करो, चुपचाप खाना खाओ। मैंने भी बहस करना मुनासिब नहीं समझा। खामोशी से खाना खाने लगा। दूसरे दिन शाहीना को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया गया। वो अपने माँ बाप के लिए दर्द सर बन गई थी। मेरे सिवा किसी के पास रहना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसे एक तवील मुद्दत के लिए मुझसे दूर कर दिया गया। ये सब चच्ची के मशवरे पर हुआ। वो समझती थी कि शाहीना अभी बच्ची है। जैसे जैसे इसकी उम्र गुजरती जाएगी वो मुझसे दूर रहकर मुझे भूलती जाएगी। फिर मेरी शरीके हयात बनाने के लिए
चची उसे अपने तौर पर ट्रेनिंग देंगी कि शाहीना बीवी बनने के बाद किस तरह मुझे यहाँ घर दामाद बनकर रहने पर मजबूर करेगी। इस वक्त मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि शाहीना मुझसे दूर रहकर मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन मैं अक्सर तन्हाई में उसे याद करता था और घंटों एक जगह बैठकर इन नफ़रतों के मुताल्लिक सोचता था जो मुझे इस घर से मिल रही थी। चाचा जान कहते थे कि मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हूँ, जहाँ बैठता हूँ वहीं बैठा रह जाता हूँ, जिस चीज़ को देखता हूँ उसे पूरी तवज्जो से यूँ देखता रह जाता हूँ जैसे इस चीज़ को निगाहों के ज़रिए अपने अंदर जज़ब कर रहा हूँ। उनका ख्याल था कि मैं कुन ज़हन और गबी हूँ, शायद तालीम हासिल नहीं कर सकूँगा। यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों को हाई सोसाइटी के इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराया था और मुझे मुतवस्सित तबके के एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। ऊंची मसनद पर बैठकर पढ़ा जाए या फर्श पर, मकामात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मकसद एक होता है कि तालीम हासिल की जाए। तालीम के दौरान मेरी जहानत चमकने लगी। मैं जो किसी चीज़ को पूरी तवज्जो से देखते रहने का आदी था, वो आदत इल्म के हसूल में काम आ गई। मैं जिस सबक को एक बार तवज्जो से पढ़ता था वो हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाता था। मुझ पर नाम रखने वाले चचा जान की औलाद कुन जहन और गबी साबित होने लगी और मैं हर साल इम्तिहानात में अव्वल आने लगा। शाहीना अपने नाना के यहाँ रहने के लिए पिंडी गई तो वहीं की होकर रह गई। 5 साल के बाद वो एक दिन के लिए लाहौर आई थी, लेकिन उस दिन मैं दोस्तों के साथ छांगा मांगा चला गया था। चची को एक हफ्ता पहले मालूम हो गया था कि मैं एक दिन के लिए लाहौर से बाहर जा रहा हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने शाहीना को सुबह से शाम तक के लिए बुला लिया था, फिर शाम होने से पहले ही उसे उसके मामू के साथ रुखसत कर दिया। जब मुझे उसकी आमद व रुखसत का इल्म हुआ तो दिल को एक हल्की सी ठेस पहुंची। मुझे यकीन हो गया कि चच्ची की साजिश कामयाब हो गई है। वो मुझे भूल चुकी है। अब वो आइंदा मेरी ज़िंदगी में आएगी तो उसका एक नया रूप होगा, नया ढंग होगा। वो बचपन की शाहीना मर चुकी होगी। 3 साल और गुजर गए। मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया और जब नतीजा निकला तो मैं सूबे भर में अव्वल आया था। गजाला और ज़हीर 3rd डिवीज़न में आए थे। उन्हें तालीम से ज़्यादा हाई सोसाइटी में वक्त गुजारने से दिलचस्पी थी। मेरे वालिद की ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी की बदौलत वो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके पास घूमने फिरने के लिए कारें थीं और मैं साइकिल चलाता था। उनका मेयार ज़िंदगी जितना बुलंद था उतने ही उनके अखराजात भी थे। गजाला और ज़हीर हमेशा दौलतमंद घरानों के लड़के लड़कियों के साथ तफरीही प्रोग्राम बनाते रहते थे और मुझे यूं नज़रअंदाज कर देते थे जैसे मैं उनके घर का कोई मुलाजिम हूँ। लेकिन बढ़ती हुई उम्र की मुनासबत से मेरे चेहरे के नकूश और कदोकामत से अब ऐसा मर्दाना वकार झलक रहा था कि ज़हीर की रईसाना शख्सियत मेरे सामने फीकी पड़ गई थी। मैंने बारहा महसूस किया था कि उसके साथ घूमने फिरने वाली लड़कियां मुझे अजीब लगन से देखती हैं। कोठी के पाएं बाग में एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। एक शाम मैं उधर से गुजर रहा था। ज़हीर की एक गर्लफ्रेंड ने मुझे आवाज़ दी, हेलो फरहाद, आओ मेरे साथ एक गेम खेलो। मैंने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के साथ खेल कर हारना और जीतना एक बराबर है। वो कैसे? उसने हैरानी से पूछा। उसके साथ दूसरी लड़कियां भी पूछने लगीं, हाँ हाँ बताओ, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है, मैंने जवाब दिया, कि लड़की को खुश करने के लिए हार जाओ तो मर्द की तौहीन होती है और अगर जीत जाओ तो लड़की नाराज़ हो जाती है। वाह, ये तो फजूल सी मंतक है, एक लड़की ने गर्दन झटक कर कहा। मंतक नहीं है, ज़हीर ने तंज किया। दरअसल ये पेंडू है, इसे बैडमिंटन खेलना नहीं आता, ये सिर्फ गुल्ली डंडा खेलना जानता है। उसके साथ खड़ी हुई लड़की इस तंज पर कहकहा लगाने लगी। मैंने करीब आकर गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा सर भी तोड़ना जानता हूँ। वो तो अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ रैकेट खींचकर मुझे मारा। मैंने बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अब पता नहीं रैकेट कुछ कमज़ोर था या मेरी कलाई में फौलाद की सख्ती थी कि कलाई से टकराते ही रैकेट टूट गया। वहाँ कितनी ही लड़कियों के मुंह से हैरत भरी हाय निकल गई। नाजुक अंदाम लड़कों के दरमियान रहने वाली इन लड़कियों की नज़रों में मैं उस वक्त एक हरकुलिस से कम न था। मैंने बाएं हाथ से ढाल का काम लेकर दाएं हाथ से एक मुक्का ज़हीर की नाक पर ठोंक दिया। उसके 2 साथी मुझ पर झपट पड़े।
एक को मैंने बगल में दबाया और कूल्हे पर रखकर दूसरी तरफ फेंक दिया। दूसरे को मैंने घोंसों पर रख लिया। गजाला के बॉयफ्रेंड भी अपनी मर्दानगी दिखाने आए। अगर वो एक साथ पल पड़ते तो मैं नहीं कह सकता था कि उस वक्त मेरी पोजीशन क्या होती, मगर वो यक्के बाद दिगरे ज़रा सोच कर आ रहे थे। ज़हीर एक घोंसे में बेकार हो गया था, उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने उसी में आफियत समझी कि फ़ौरन ही चकरा कर बेहोश हो जाए। कुछ लड़कियां चीखती हुई दूर भाग गई थीं, कुछ ऐसी थीं जो ज़रा परे होकर बड़ी दिलचस्पी से मेरे लड़ने का तमाशा देख रही थीं। गजाला एक तरफ खड़ी हुई बड़ी खामोशी से कभी मुझे और कभी अपने बॉयफ्रेंड कैसर को देख रही थी। एक वही था जो गजाला के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। वो बड़ी जीदारी से लड़ रहा था और बड़ी बेहयाई से मार खा रहा था। लड़कियों की चीखों पुकार सुनकर चच्ची दौड़ती हुई कोठी से बाहर आ गई। उनके साथ 2 मुलाजिम भी आए। मुलाजिमों ने सबसे पहले ज़हीर को संभाला, क्योंकि वो उनके मालिक का लाडला बेटा था। चच्ची मुझे कोसने और गालियां देने लगी। कमीने, बदजात, मेरा खाता है और मेरे बच्चे पर हाथ उठाता है। आज तेरे चचा से कहकर तुझे धक्के देकर यहाँ से ना निकाला तो मेरा नाम शमशाद बेगम नहीं, गुंडा, लुच्चा, लिफंगा। अब मैं बच्चा नहीं था। मुझे अपनी फूफी से मालूम हो चुका था कि वो सब मेरी दौलत पर ऐश कर रहे हैं, इसलिए उस रोज़ मैं शेर बन गया था। मैंने कहा, ये कोठी मेरे अब्बा जान के पैसों से खरीदी गई है, आपके अच्छे भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। आने दीजिए चचा जान को, मैं भी आज अपनी ज़मीन जायदाद का फैसला करूँगा। ये कहकर मैं कोई जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से जाने लगा। मुलाजिम ज़हीर को उठाकर पिछले दरवाजे से कोठी में दाखिल हो रहे थे। मैं कोठी के अगले हिस्से की तरफ जाने लगा। वहाँ पोर्च में एक टैक्सी खड़ी हुई थी। कोठी का चौकीदार टैक्सी की डिग्गी से सामान निकालकर अंदर ले जा रहा था और एक नौजवान लड़की अपना पर्स खोलकर टैक्सी का किराया अदा कर रही थी। मैं एक लम्हे के लिए ठठक गया। वो भी मुझे देखने लगी। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस कदर हसीन थी। यहाँ जितनी लड़कियाँ आती थीं उनमें सबसे हसीन लड़की गजाला थी, लेकिन इस अजनबी लड़की के सामने गजाला का हुस्न भी मांद पड़ जाता। मैंने दिल में कहा, ये भी उन बड़े लोगों की कोई रिश्तेदार है। मैं नागवारी से आगे बढ़ता हुआ उसके करीब से गुजरने लगा। उसी वक्त उसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों से टकराई। भाईजान, मैं एकदम से उछल पड़ा। एकदम से वक्त उछल कर 8 बरस पीछे चला गया। मेरी शाहीना जिंदा हो गई। टैक्सी पोर्च से रेंगती हुई जा रही थी। वो आगे बढ़ती हुई हैरानी से बोली, भाईजान, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं शाहीना हूँ। मेरी आंखें खुशी से भीगने ही वाली थीं। मैंने उसके दोनों बाजुओं को थाम कर कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इतनी बड़ी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाली एक ही हस्ती है और वो तुम हो। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझे भूल चुकी हो। उसने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे परियों और शहजादों की वो तमाम कहानियाँ याद हैं जो आप सुनाया करते थे। यहाँ से पिंडी तक आपकी बुराइयाँ होती हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आप क्या हैं। मेरा सारा बचपन आपकी गोद में गुजरा है। एक बूढ़ी मुलाजमा ने बताया था कि मम्मी मुझे दूध नहीं पिलाती थीं, आप मुझे फीडर से पिलाया करते थे। आप ही मेरी माँ हैं, मेरे बाप हैं और मेरे भाई हैं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। नफ़रतों के इस तारिक जहन्नम में एक ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत की किरण फूट पड़ी थी कि मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगा था। मैंने फ़र्ते मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी को चूम लिया। उसी वक्त चच्ची के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, अरे अरे बेहया बेशरम, ये क्या कर रहा है? खुदा तुझे गारत करे, न जाने कब तेरा जनाजा यहाँ से निकलेगा। जा अपनी किसी बहन को प्यार कर, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। मैं अपनी बहन ही को प्यार कर रहा हूँ। मेरे प्यार की पाकीज़गी को वो नहीं समझ सकती थी। वो तेज़ी से चलती हुई आई और शाहीना का बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि इस लड़के की आंखों में शैतान है। ये तुम्हारा दिल अपनी तरफ खींच लेता है, मगर तुम समझती ही नहीं। सामान अंदर भिजवा दिया और यहाँ खड़ी उसके फ्रेम में आ रही हो। चलो यहाँ से। शाहीना मुझे बेबसी से देखने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। हमारी तकदीर में इसी तरह मिलना और बिछड़ना है, लिहाजा हम फिर मिलेंगे। वो तौआन व कराहन अपनी माँ के साथ कोठी के अंदर चली गई। मैंने फैसला किया कि चचा जान के आने तक मैं बाहर वक्त गुजारूंगा, क्योंकि वहाँ रहने से चच्ची ख्वाह बातें सुनाती और मुझसे बर्दाश्त न होता। मैं भी उन्हें उल्टी सीधी सुना देता।
लेकिन अब मैं उनको महज इसलिए तरह दे रहा था कि शाहीना आ गई थी। वो मेरी बहन थी और मैं उसके सामने उसकी माँ से लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं समझता था, लिहाजा मैं वहाँ से चला गया। चचा रात के 9 बजे तक घर आ जाते थे। मैं 10 बजे कोठी में पहुँचा ताकि चची पहले अपनी सुना दें, फिर मैं सुनाऊंगा। मैं चचा के कमरे की तरफ जाने लगा। ज़हीर के कमरे के करीब से गुजरते वक्त मैंने उनकी आवाज़ सुनी। वो चची से कह रहे थे, बेगम तुम खामखा अपने बेटे की हिमायत न करो। मैं फरहाद को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़हीर को नहीं छेड़ता बल्कि ज़हीर उसे छेड़ता रहता है। मैं कई बार देख चुका हूँ कि ये किसी न किसी बहाने उसकी इंसल्ट करता रहता है। मैंने 1000 बार समझाया है कि अगर तुम इससे मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो ना करो, मगर नफ़रत भी ना करो। क्या तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चला जाए? चची ने जवाब दिया, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? आपकी बहन उसे बहका रही है। वो अपनी फुफ्फो की बातों में आ रहा है। अभी शाम को कह गया है कि ये कोठी उसके बाप के पैसों से खरीदी गई है। आप उसे कलेजे से लगा कर रखना चाहते हैं और वो गर्मी दिखा गया है कि आज आपसे ज़मीन जायदाद का हिसाब करेगा। चचा की बड़ी मैनी खेज थी। उन्होंने कहा, आपा उसे बहका रही हैं, मगर वो मेरे सामने का बच्चा है, अभी नादान है। मैं उसे समझा लूँगा। तुम अपने बेटे को समझाओ कि उसके मुंह ना लगे। ये भूल जाओ कि उसने ज़हीर पर हाथ छोड़ा है। दूध देने वाली गाय की लात खानी ही पड़ती है। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। उसी वक्त चचा बाहर आ गए। मुझे दरवाजे के सामने खड़ा देखकर पहले तो ठठक गए, फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मैं खामोशी से उनके पीछे चलने लगा। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान कराऊं। तुम्हारी फूफी तुम्हें बहका रही हैं। वो अपनी बेटी जरीना की शादी तुमसे करना चाहती हैं। इसके लिए वो झूठ बोल रही हैं कि शाहकोट की ज़मीनें तुम्हारे अब्बा मरहूम की थीं। जब तुम्हारे अब्बा मरहूम का इंतकाल हुआ तुम उस वक्त 6 बरस के थे। ज़मीन जायदाद के मामलात को नहीं समझ सकते थे, वरना तुम्हारे अब्बा तुम्हें बता देते कि वो ज़मीनें दरअसल मेरी हैं और मैंने उन्हें ठेके पर काश्तकारी के लिए दी थीं। चचा जान, मैंने कहा, सिर्फ फुफ्फो ही नहीं, दूसरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि वो ज़मीनें मेरे अब्बा जान की हैं। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर चंद कागजात निकाले और उन्हें मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम जाहिल नहीं हो, पढ़ना लिखना जानते हो। ज़मीनों के जो कागजात मेरे नाम पर हैं ये उन्हीं की फ़ोटो स्टेट कापियाँ हैं। इनमें बाकायदा अदालत के फ़ैसलों की मोहर लगी हुई हैं। इनके अलावा ठेकेदारी का मुआहदा भी है और तुम्हारे अब्बाजान के दस्तखत भी मौजूद हैं। मैं वो फ़ोटोस्टेट कापियाँ लेकर गौर से पढ़ने लगा। वो पाकिस्तान बनने से कबल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अदालती कागजात थे और ये तस्दीक कर रहे थे कि मेरे चचा नासिर अली शाहकोट की ज़मीनों के मालिक हैं। लेकिन मैं इन कागजात की सदाकत पर यकीन न कर सका। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कितने ही जालसाजों ने ऐसे हथकंडे किए थे। दूसरों की ज़मीनों पर अपनी मलकियत साबित करने के लिए जेली कागजात तैयार किए थे। कितने ही जालसाज कानूनी गिरफ्त में आ गए थे और चचा की तरह कितने ही ऐसे थे जो ऐश कर रहे थे। अगर अब्बा मरहूम के कागजात मेरे पास होते तो अभी मैं इनके फरेब का पोल खोल देता। मैंने इन फजूल से कागजात को वापस करते हुए कहा, सिर्फ आदमियों की ज़बान झूठ नहीं बोलती, कागजात भी झूठ बोलते और फरेब देते हैं। वो गुस्सा खाते हुए बोले, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे झूठा समझ रहे हो। मैंने एक बाप बनकर तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हें तालीम दिलाई और तुम मेरी मोहब्बत और एहसानात का ये सिला दे रहे हो। इन कागजात को झुठलाकर मुझे झूठा और फरेबी कह रहे हो और ये सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारी फुफ्फो ने तुम्हें ज़मीन जायदाद के ख्वाब दिखाकर तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। वो मोहतरमा इतनी ही हमदर्द हैं तो जाओ उनसे कहो कि मुझे अदालत में चैलेंज करें, वहाँ सच और झूठ का फ़ैसला हो जाएगा। मगर वो क्या मुकदमा लड़ेंगी? 3 वक्त का खाना पूरी तरह नसीब नहीं होता है। 2-4 पेशियाँ भुगतने के बाद ही फाकों की नौबत आ जाएगी। ज़रा अकल से काम लो फरहाद। ये रिश्तेदार तुम्हें बहकाकर इस कोठी से निकलवा सकते हैं, मगर वो मोहब्बत और खुलूस नहीं दे सकते जो मैं दे रहा हूँ। मैं इनकी मोहब्बत और खुलूस से मुतासिर ना हो सका और मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर वहाँ से चला आया। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि दूसरे दिन शाहकोट जाऊँगा और वहाँ के पटवारी से हकीकत मालूम करूँगा, क्योंकि पटवारियों के पास तमाम ज़मीनों और ज़मींदारों की मलकियत के रिकॉर्ड्स मौजूद रहते हैं।
वहीं से झूठ सच का पता चल जाएगा। मैं अपने कमरे में आकर टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद एक मुलाजिम ने आकर कहा, बीबी जी आपको बुला रही हैं। घर के मुलाजिम गजाला को बीबी जी कहा करते थे। मैं समझ गया कि आज मैंने उसके बॉयफ्रेंड का हुलिया बिगाड़ दिया है, इसलिए वो भी अपनी माँ की तरह मुझे बातें सुनाना चाहती है। पहले तो मैंने सोचा कि ना जाऊँ, ख्वाह बात बढ़ेगी, वो एक कहेगी तो मैं 10 सुनाऊंगा। फिर मेरे सोचने का अंदाज बदल गया। दिल में नफ़रत थी और ये नफ़रत अदावत में बदलने वाली थी। मैं यही सोचता था कि वहाँ इज़्ज़त से रहूं या फिर लड़ झगड़ कर निकल जाऊं। मैं उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल कह रहा था कि आज कुछ होने वाला है, मगर मैं बुज़दिल नहीं था कि एक लड़की का सामना करने से कतरा जाता। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो पलंग पर लेटी हुई थी। मैं उसे देखते ही ठठक गया। वो अपने चेहरे को एक बाजू में छुपाए हुए लेटी थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने ज़रा सा हाथ हटाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में बला का खुमार था। उन दिनों मैं 20 वर्ष का नौजवान था। औरत को इसकी आंखों से पहचानने का तजर्बा नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं नादान था, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दौर में 10 वर्ष के बच्चे भी जहनी अयाशी का कोर्स पढ़ना और समझना शुरू कर देते हैं। मैं भी नादान नहीं था, मगर शैतान भी नहीं था। इस हद तक मासूम था कि गजाला की खुमार आलूद आँखों को देखकर मैंने उसे नींद का खुमार समझा। वो बड़ी संजीदगी से बोली, आओ दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलंग की तरफ बढ़ते हुए उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कहा, मैंने कैसर को मारा है और दर्द तुम्हारे सर में हो रहा है। तुम मुझे ताने ना दो, बुज़दिल हमेशा मार खाते हैं। मुझे कैसर से कोई हमदर्दी नहीं है। आज तुम्हारी दिलेरी देखकर मेरे सोचने का अंदाज बदल गया है। मैं समझना चाहता था कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो मेरी नज़रें बहक गईं। वो ज़बान से कुछ नहीं कह रही थी, अपने बदन के नशेबो फराज से पुकार रही थी। मुझे खामोश देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इस कोठी में तुम मालिक की हैसियत से नहीं रहना चाहते? मैंने बड़े एतमाद से कहा, मैं सिर्फ इस कोठी का ही नहीं, शाहकोट की ज़मीनों का भी मालिक हूँ। इसका फ़ैसला बहुत जल्द हो जाएगा। वो हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी, फ़ैसला इतना ही आसान होता तो तुम इस तरह मोहताजी की ज़िंदगी ना गुजारते। तुम एक एक जीना चढ़ने की बजाय छलांग लगाकर तमाम ज़मीन जायदाद के मालिक बन जाना चाहते हो। इस तरह तुम मेरे डैडी के दुश्मन बन सकते हो, मगर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ फरहाद, मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें डैडी से बहुत कुछ हासिल करने के तरीके सिखा दूँगी। वो तरीके क्या हैं? मैंने पूछा। उसने लेटे ही लेटे अपना हाथ बढ़ाकर कहा, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। एक मगरूर और बददिमाग लड़की जो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। मैंने सोचा कि अगर दुश्मनी की बजाय दोस्ती से काम बनता है तो ज़रूर बनाना चाहिए। मैंने दोस्ती के ख्याल से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बड़ी गर्म जोशी से मेरे हाथ को खींच लिया, अपनी मुलायम हथेली और उंगलियों की नज़ाकत में जकड़ लिया। वो मुसाफा तवील हो गया। मैंने महसूस किया कि वो निहायत आहिस्तगी से इशारती अंदाज में मेरे हाथ को अपनी तरफ माइल कर रही है। जिस तरह हल्के ठुमके से पतंग को हवा की आगोश में संभाला जाता है, उसी तरह वो मुसाफा के ठुमके से मुझे संभाल कर और संभल कर बुला रही थी। मैं समझता रहा और अनजान बना, एक खामोश बुत की तरह खड़ा रहा। आखिर उसे ज़बान से कहना पड़ा, आओ यहाँ बैठो, आज हम बहुत सी बातें करेंगे। हम एक दूसरे के दोस्त बनकर अपने मुस्तकबिल का प्रोग्राम बनाएंगे। वो मुझे करीब बैठने की दावत दे रही थी। उसका हाथ कांप रहा था, शायद वो अंदर से भी कांप रही थी। मैं पलंग के सिरे पर बैठ गया। मेरा हाथ अब तक उसकी गिरफ्त में था। उसने कहा, तुम कैसे पहाड़ हो गए हो? मुझसे उम्र में छोटे हो, मगर मैं तुमसे छोटी नज़र आ रही हूँ। और मैं कौन सी बड़ी हूँ? 3 वर्ष का फ़र्क तो कोई फ़र्क नहीं होता। मर्द उसी को कहते हैं जिसके डील डोल के आगे औरत की उम्र छुप जाए। मुझे छुपा लो। मैं अजीब उलझन में पड़ गया। अगरचे वो जवान और बेहद हसीन थी, मगर मुझसे उम्र में बड़ी थी। मैंने कभी उस अंदाज से नहीं सोचा था जैसे वो सोच रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अनजान न बनो फरहाद, है तुम्हारे नाम में कितनी रूमानियत है। क्या मुझे देखकर, मेरे करीब आकर तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा है? ये बुरी बात है। मुझे बिदकते देखकर वो उठ गई। फिर मुझे समझाने लगी, बुरी बात यह है कि तुम मुझसे कतरा रहे हो। क्या मैं जवान नहीं हूँ? क्या मैं हसीन नहीं हूँ? मुझ में कोई कमी है? बताओ। मैं कुछ नहीं जानता,
मुझे ये बताओ कि तुम किस तरीक़ा से मुझे मेरा हक दिलाओगी? तुमसे शादी करके। शादी? मैंने हैरत से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम मुझसे बड़ी हो, चचा चच्ची राज़ी नहीं होंगे। कैसे राज़ी नहीं होंगे? वो जानते हैं कि फूफी तुम्हें बहका रही हैं। एक दिन डैडी कह रहे थे कि शाहीना की शादी तुमसे कर देंगे और तुम्हें घर दामाद बनाकर रखेंगे ताकि कोई तुम्हें ज़मीनों के सिलसिला में बहकाने के लिए यहाँ से ना ले जाए। मगर मैं डैडी का इरादा बदल दूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं। डैडी एतराज़ नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हें घर दामाद बना कर रखें। वो बातों के दौरान मेरे दाएं से बाएं मचल रही थी। हद हो गई थी। ऐसे मौका पर तो फरिश्ते भी बहक जाते, मैं भी बहक जाता। मगर वो घर दामाद वाली बात मेरी खुददारी पर एक हथौड़े की तरह लगी। जब तक मैं ना समझ लड़का था वो लोग मुझसे मुलाजमों जैसा बर्ताव करते रहे। अब वो समझ रहे थे कि मैं तालीम हासिल करते ही उनके हाथ से निकल जाऊंगा, लिहाजा वो अपनी बेटी के आंचल से बांध कर रखना चाहते थे। वो जहां दीदा थे, ये समझते थे कि मुझ जैसे जवान को उनकी जवान बेटी ही बांध कर रख सकती है। मैं उनकी मकारी और चालबाजी पर गुस्सा से खोल गया। मैंने गजाला की गुदाज बाहों को दोनों हाथ से थामकर उसे अपने से अलग किया। एक नज़र उसकी सुलगती हुई जवानी को देखा और फैसला किया, अगर आज मैं इस बदन की लज्जत से आशना हो गया तो एक बार फिर यहाँ गुलाम बनकर रह जाऊँगा। औरत का नशा बार बार मुझे पुकारेगा और मैं बार बार बहता चला जाऊँगा। चचा की मिसाल मेरे सामने थी। वो अपनी मुस्तकिल मिजाजी के बावजूद चच्ची के इशारों पर नाचते थे। गजाला ने भी अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अभी तो वो जिस्म के दस्तरख्वान पर अपनी जवानी का जायका पेश कर रही थी। इसके बाद न जाने कैसी कैसी अदाएं और कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करने वाली थी। मैंने फैसला किया और उसे परे धकेल कर वहाँ से उठ गया। फिर उसे हकारत से देखते हुए बोला, मैं ऐसा अहमक नहीं हूँ कि तुमसे शादी करूँ और यहाँ गुलाम बनकर रह जाऊँ। गजाला को उसके वालिदैन ने कभी फूल की छड़ी से नहीं मारा था और मैंने बड़ी हकारत से उसे धकेल दिया था। वो बिस्तर पर चारों शाने चित्त हो गई थी। पहले चंद साथ के लिए उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो तौहीन के एहसास से तिलमिलाई मुझे गरा कर देखा, मगर देखते ही जैसे फिर जज्बात से सुलग उठी। वो अजीब कैफियत से दो चार थी। तौहीन का एहसास भी था, गुस्सा भी था और मेरे बाजुओं में मचलने की दीवानगी भी थी। मैं आग लगा रहा था और मैं ही उसकी आग बुझा सकता था। वो तड़प कर उठी। मैं पलट कर जाने लगा। वो दौड़ती हुई मेरे सामने आई और रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। तुम नहीं जा सकते। तुम कैसे पत्थर हो? तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहती, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम शादी नहीं करना चाहते, कोई सौदेबाजी पसंद नहीं करते, ना करो, मगर मेरे जज्बात को समझो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे फरेब में आकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकता। दूर हटो। मैंने फिर उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे गई। इस बार तौहीन का एहसास उस पर गालिब आ गया। वो झिलाकर चीखने लगी, सुअर कमीने, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी, तुम्हें जान से मार डालूंगी, मगर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो मेरा मुंह नोचने के लिए उछलकर मेरी तरफ आई। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। वो लांबे और नोकीले नाखन नील पालिश की सुर्खी में नहाए हुए थे और अब मेरे खून की सुर्खी में डूबना चाहते थे। शायद लड़कियां इसीलिए नाखन बढ़ा कर रखती हैं कि वक्त ज़रूरत उनसे मुंह नोचने का काम लिया जाए। मैं उसे रोक रहा था और वो बिफरी हुई शेरनी की तरह बार बार मुझ पर झपट रही थी, साथ ही चीखती भी जा रही थी। तुम जलील कमीने, हमारा जूठा खाने वाले, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। बड़े बड़े रईसजादे मेरे तलवे चाटते हैं, तुम भी यही करोगे, वरना मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। लेकिन ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे माफ़ी मांगो। मैं सुलग रही हूँ, जल रही हूँ, मेरी आग बुझाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगी। मिट्टी के कीड़े, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। रात के सन्नाटे में वो कमरा और वो कोठी गूंज रही थी। फिर चचा चच्ची और जहीर वगैरह की आवाज़ें आने लगीं। वो कमरे का दरवाज़ा पीट रहे थे। दरवाज़ा खोलो, क्या हो रहा है? गजाला, तुम क्यों चीख रही हो? कौन है कमरे में? दरवाज़ा खोलो। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागी। फिर दरवाज़ा खुलते ही अपनी माँ से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे बचाइए, ये बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मैं इस घर में नहीं रह सकती जब तक ये कमीना रहेगा। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, मुझे यहाँ से ले चलिए मम्मी। मैं उसके झूठ और चलतर बाजी पर हैरान रह गया।
मैं कुछ कहना चाहता था कि चचा ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे झंझोड़ते हुए कहा, हरामखोर, तुम इतनी कमीनगी पर उतर आए हो। तुमने ये भी ना सोचा कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है। मैं तुम्हारी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। अगर ये बड़ी बहन है तो मैं इस पर थूकता हूँ। मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसी लड़की को बहन नहीं कह सकता जो अपने कमरे में बुलाकर गुनाह की दावत देती हो। ये झूठ है डैडी, गजाला ने चीख कर कहा। मैंने उसे बुलाया था सिर्फ ये कहने के लिए कि कैसर एक बहुत बड़े ऑफिसर का लड़का है। तुमने उस पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। उस पर यह कमबख्त कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कैसर को अपना रकीब समझता हूँ। फिर ये खुली बेशर्मी की बातें करने लगा। आज इस बात का फैसला कीजिए, ये घर में रहेगा या मैं रहूँगी। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बाजारी लड़की नहीं हूँ कि अपनी जिल्लत बर्दाश्त करूँगी। मैंने उसकी तरफ पलट कर हकारत से कहा, तुम बाजारी औरत से भी बदतर हो। पता नहीं अब तक कितनों के साथ मुंह काला किया है। चचा जान ने मेरे मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। तुम मेरे सामने मेरी बेटी को बाजारी कह रहे हो? तुम खुद बाजारी हो, शरीफों के यहाँ रहने के काबिल नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने दूसरी बार तमाचा मारना चाहा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, फिर इस हाथ को परे झटक कर कहा, बस अब मुझ पर हाथ ना उठाना। आज से मैं तमाम रिश्ते तोड़ रहा हूँ। तुम लोग बचपन से मुझे बेवकूफ़ बनाते आए हो। जवानी में तुम्हारी बेटी मुझे बेवकूफ़ बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहती है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब यहाँ मेरा गुजारा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना, एक दिन इस कोठी का मालिक बनकर आऊँगा और तुम सबको धक्के देकर यहाँ से निकालूंगा। ये कहकर मैं कमरे से जाने लगा। दरवाजे पर एक तरफ गजाला अपनी माँ से लिपटी हुई खड़ी थी, दूसरी तरफ शाहिना अपने भाई जहीर के पीछे खड़ी अपनी कटोरा जैसी आंखें फैलाकर मुझे घूर रही थी। मैं उसके सामने आकर ठहर गया। चचा और चच्ची दोनों ही चीख चीख कर मुझे चैलेंज कर रहे थे कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। ज़मीन और जायदाद के लिए मेरे दावे झूठे हैं।